नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है बच्चों? जैसे आपको पता है कि हमारे पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं गाला के, और साइंस के पेपर सारे अपलोड हो चुके हैं, एसएसटी के अपलोड होते जा रहे हैं, इंग्लिश के अपलोड हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप इत्मीनान से आपको जो भी सब्जेक्ट करना है आप उसको प्लेलिस्ट में आप जाइए, आप पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन ईजी लैंग्वेज एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपको इस चैनल पे हर एक वीडियो आसानी से मिल जाएगा। अब जैसे आपने थंबनेल देख लिया है कि आज हम करने वाले हैं मैथ स्टैंडर्ड का पेपर 6, उसका सेक्शन ए। तो कोई टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बिकॉज टाइम बहुत कम है, 27 से हमारे प्री बोर्ड्स हैं। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि सेक्शन ए में हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, for two positive integers a and b, if HCF of a and b is 17 and LCM of a and b is 595, then a into b is what? देखिए, अब आपको यहाँ पे सिंपली HCF दिया हुआ है 17, आपको LCM दिया हुआ है 595 और आपको a और b निकालना है। ठीक है, तो एक रूल आता है ना, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू a इंटू b, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, है ना। ओके, तो HCF हमारा है 17 एंड LCM है 595 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या आंसर दिया जाएगा इसके अंदर। सो 595 इंटू 17 कर लेते हैं, 735 3 7 9 ज़ा 63 66 35 प्लस 6 41 595 5 11 11 एंड 10 कितना है हमारे पास? 10115। दैट इज़ बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन है। ओके, तो हमें मिल गया 10115 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, चलिए सेकंड। ओके, देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है हमें। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ 4 and 4 एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, ये तो बहुत आसान है, हमें सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है। ठीक है, सो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा 4 दिया हुआ है। हमें निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूला क्या रहता है? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 4। तो बेसिकली हमें देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ओके, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी डन। चलिए थर्ड क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब x 4 है और y 5 है। ठीक है, अब ये दोनों आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किसके सॉल्यूशन हैं? देखो, अभी आपको ये सब चीज़ें ना रफ में करके देखनी पड़ेगी, और जो आंसर होगा अगर आपको सॉल्व करना है तो आप तभी वही चीज़ करके दिखाएंगे, बाकी तो करने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए एक एक करके ट्राई कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे कि a में ले लेती हूँ 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। 5 x की जगह पर 4 और y की जगह पर 5 रख दिया हम लोगों ने। 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 40 आ गया, और हमें इक्वल टू में क्या चाहिए? 20 चाहिए, मतलब कि a ऑप्शन तो गलत है। सिमिलरली b चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। देखो स्टैंडर्ड में है आप, तो आपको इतना तो मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पे 4। ओके, तो 3 4 ज़ा 12, फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5। ओके, 5 2 ज़ा 10, कितना आया? 22। इक्वल टू में क्या है? 20, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल है। ठीक है, सी की बात कर लेते हैं। ओके, अब x की जगह पे 4। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8, देन 3 की जगह पर 5 5 3 ज़ा 15, कितना होता है 23, इक्वल टू 23 है, हाँ है, मतलब कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
ओके, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई? ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फोर्थ देख लेते हैं हम लोग। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x² + 2k + 1x - k + 5 = 0, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों सेम हैं, तो हमें k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ओके। अल्फ़ा प्लस बीटा हम कैसे निकालते हैं बेटा, -b/a फॉर्मूला रहता है, ओके। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूँ तो ये ax² + bx + c की तरह है ना, जिसके अंदर a क्या है 3, ओके, b क्या है 2k + 1 और c क्या है -k + 5, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। सो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, क्लियर है। इन्होंने हमें क्लू क्या बोला है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ये क्लू क्या कह रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा सेम होता है इनके हिसाब से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है -b/a और ये क्या है c/a, a कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा -b = c। -b की क्या वैल्यू है बेटा 2k + 1, तो लगा दिया 2k + 1, और c की क्या वैल्यू है बेटा -k + 5, ठीक है। देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2k + 1 = k + 5, वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लेते हैं। सो 2k, ये k यहाँ पे आया तो -k, 5 और ये 1 वहाँ पे गया तो -1, 2 - 1 दैट इज़ k सिंपल = 4, तो k = 4, ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है बच्चा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे। द 10th टर्म ऑफ द AP, अब आपको ये AP दिया हुआ है और इसका 10th टर्म निकालना है, ठीक है। देखो अब AP जो है वो √3, √12, √27 ऐसे करके दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको अपन जनरलाइज कर लेते हैं। तो ये √3 तो √3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको √12 को देखना हो बेटा, तो हम लोग 12 को क्या लिखते हैं, 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, मतलब ये 2 आए, मतलब 2 का 1, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 और 3 अंदर रूट में, क्लियर हुआ ना कैसे हुआ। हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होते हैं, 2 2 वालों को हम लोग बाहर ले लेते हैं और 2 का 1 लिख देते हैं, तो वो हमने लिख दिया। सेम 27 का आप देख लो, तो 27 का आप करोगे 3 9 × 27, 3 3 1, अब यहाँ पे 2 3 इकट्ठे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये वाला 3 जो है इसका साथी नहीं है तो √3, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, तो जिसमें हमें पता चल जाता है कि a जो है वो √3 है। d क्या होता है, d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1 होता है ना, तो ये a2 है, ये a1 है, तो 2 √3 - 3, ठीक है। देखो रूट्स आपस में माइनस नहीं होते, उनके आगे नंबर्स माइनस होते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 2 - 1 1, इसका मतलब कि 1 √3, तो सिंपली अपन √3 लिख सकते हैं। a और d मिल गया हम लोगों को, हमें कह रहा है कि 10th टर्म निकाल दो, मतलब कि a10 निकालना है। तो a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 9d, सो a10 = a कितना है √3, 9d कितना है √3, ओके। सो a10 √3 + 9 √3, ठीक है। अब जैसे माइनस नहीं होते वैसे प्लस भी नहीं होते, रूट्स प्लस नहीं होते, उनके अगला नंबर देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 + 9 10, तो a10 कितना आया 10 √3, ओके। देखिए ऑप्शन, ओके। अब इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसको थोड़ा और अपन को सॉल्व करना पड़ जाएगा। देखो तो 10 √3 को क्या करना है, 10 को अंदर ले लेना है, तो जब बाहर वाला नंबर अंदर लोगे तो वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना। देखो कंफ्यूज मत हो बेटा, मैं इसको पहले सॉल्व कर लूँ, ओके। ये पूरा इसके साथ ही आया, तो 10 100 × 3 आंसर क्या आया √300, ठीक। देखो बेटा बात समझो तुम, अगर हम लोग 12 का रूट निकालते हैं तो हम लोग क्या लिख रहे थे, 2 × 2 × 3,
समझे। अब ये 2 2 बार है तो एक ही बार बाहर निकाल के √3 लिखा, क्लियर हुआ। तो जब मैं इसको अंदर डालूंगी तो मुझे कितनी बार लिखना पड़ जाएगा, 2 बार। बात समझ में आई। इसके लिए ये 10 को जब मैंने अंदर डाला रूट में तो कितनी बार लिखना पड़ गया, 2 बार। तो कितना आया, √300। अब चेकआउट कर लेते हैं, सी ऑप्शन। ओके डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। okay, in the given figure ED is parallel to AC। okay, मैं फिगर बना दूं। BAC ED XY और ये A और B, ठीक है। ED जो है वो AC के पैरेलल बोला गया है। देन डैश होल्ड्स गुड। ओके, ये ऑप्शन है और हमें बताना है कि इनमें से क्या सही बैठता है हमारा। बच्चों देखो, अभी अगर हम सीधा सीधा देखें तो हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, ट्रायंगल BED और एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है BCA। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब मैं ये 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। मतलब मैंने इस फिगर को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से। तो BED और BCA, ठीक है इतना। ओके, अब यहाँ पे आपको ED X है और यहाँ पे AC Y है। ओके, BD कितना है, A, और ये BA है। BA मतलब कि इन दोनों का प्लस हो जाएगा ना, मतलब क्या हो जाएगा, ये A + B। इतना क्लियर हुआ, ठीक है ना। ओके, अब पहले अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं तो फिर मैं इनके साइड्स का रेशियो ले सकती हूँ, क्योंकि बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि भाई अगर एक साइड पैरेलल है, ठीक है, तो अगर हम उनके एरियाज़ को या अगर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हम उनके साइड्स को प्रोपोर्शनेट में ले सकते हैं। तो इसको सिमिलर प्रूव कर दूँ। देखो, सिमिलर प्रूव करने के लिए ना बेटा मेरे पास एक चीज़ तो देखो साफ साफ दिख रही है कि एंगल बी और एंगल बी कॉमन है। चलो, तो पहले तो मैंने ये लिख दिया, एंगल B = एंगल B कॉमन। मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, EBD और CBA लिख सकती हूँ, बट ठीक है, मुझे अभी आपको समझाना है। ठीक है, तो अब लिखना चाहे तो लिख सकते पूरा नाम। तो एंगल B, तो एंगल B इक्वल हो गया। अच्छा, दूसरा एंगल कौन सा है, देखो बेटा हमें क्या बोला है, ED इज पैरेलल टू BC। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ED हुआ और ये AC हुआ, सॉरी CA। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन ये बोलते हैं कि यहाँ से अगर कोई लाइन जाएगी, ठीक है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगी। F शेप बन रहा है, F शेप बन रहा है ना, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगी। तो अगर आप इस फिगर में देखो तो ED और ये पैरेलल है और ये लाइन जा रही है, तो ये बन रहा है हमारा F शेप। अब आपको पता है F शेप को हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कौन से एंगल्स बन रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब कि ये एंगल E और ये एंगल C इक्वल है। ओके, तो ये एंगल E और ये एंगल C इक्वल है, तो क्या लिख दूँ यहाँ पे, एंगल E = एंगल C, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इतना क्लियर हो गया। सो देयरफॉर बाय AA रूल ट्रायंगल BED इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA, है ना। अब अगर सिमिलर प्रूव करें तो साइड्स को रेशियो में ले सकते हैं। अब कौन से साइड्स को रेशियो में लेना है, देखो जो वैल्यूज़ दिए ना उसको ही दे देते हैं। तो जैसे कि ये बेस है, ये बेस है, तो क्या ले लूँ, ED अपॉन CA = BD अपॉन BA। साइड्स को तो रेशियो मिला, कोई भी साइड्स को रेशियो में ले सकते हैं ना, मतलब। अब ED कितना है, X, ये Y हो गया, BD कितना है, A, और ये क्या हो गया, A + B। इसके आसपास का कुछ हमें आंसर दिखना चाहिए। ओके, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं तो उसके अंदर हमें इक्वल टू में सारे में x दिया हुआ है, ये x अपॉन a है बराबर a अपॉन b है, तो ये तो d तो नहीं हो रहा है। तो एक काम कर लो, x को अकेला कर लेती हूँ, तो उसके लिए y को यहाँ शिफ्ट करना पड़ जाएगा। तो x = ay अपॉन a + b। अब चेकआउट कर लेते हैं, सभी ऑप्शन है, ये रहा C, x = ay अपॉन a + b, C ऑप्शन। ठीक है बच्चा, अब आ रहा है समझ में। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 6 + 6 8 और 3 4 का बताना है, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, या तो फिर x2 - x1 प्लस y2 - y1, ठीक है, दोनों सेम ही है, स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, आपके पास पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, 6, 8 और दूसरा दिया हुआ है 3, 4। ओके, तो 6, 8 को x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो x1 की जगह पर 6 माइनस x2 की जगह पर 3, y1 8 -4 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 16 दैट इज़ √25, दैट इज़ 5 ऑप्शन है, जी हाँ, आंसर। 8th sec raised to 4 थीटा -1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। ओके बेटा देखो, ये जो है sec raised to 4, इसको मैं स्प्लिट कर दूँ, sec स्क्वायर थीटा raised to 2 और 1 का स्क्वायर तो 1 लिख सकते हैं हम लोग ना, मतलब -1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन sec स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। अब देखो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख रहा है, ये a स्क्वायर और ये -b स्क्वायर दिख रहा है ना, ठीक है। ये a मान लो तो ये पूरा a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a - b और a + b, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा -1 मतलब a - b, a + b sec स्क्वायर थीटा +1 अपॉन में क्या है, sec स्क्वायर थीटा +1 कैंसिल आउट हो गए। ओके, क्या बच गया, sec स्क्वायर थीटा -1। नाउ एज पर द रूल हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। tan स्क्वायर वहाँ पे ले लो, 1 यहाँ पे ले लो, तो sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा। तो इससे जगह क्या लिख दूँ, tan स्क्वायर थीटा है ऑप्शन, जी हाँ। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 9th. PA and PB are radii of a circle with center P. PA and PB are the radii of a circle with center P. Okay, तो ये PA और ये PB, द टेंजेंट्स एट A एंड B इंटरसेक्ट एट M, ठीक है, ये दोनों M पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ AMB इज 72, AMB ये कितना है 72, देन APB निकालना है, APB, ओके, ये निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, देखो एक थ्योरम कहते हैं हम लोग सर्कल में, और ये होता है कि जब टेंजेंट्स इंक्लाइन करते हैं तो वो एंगल और सेंटर पे जो उनका एंगल बनता है वो हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। तो एंगल APB एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं है, यूँ करके आता है, यूँ करके फिगर रहता है, ठीक है। तो APB और AMB इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। सो APB हमें निकालना है और ये हमें दिया हुआ है 72 इक्वल्स टू 180। सो APB इक्वल्स टू 180 माइनस 72, सो APB इक्वल्स टू 108 डिग्री। डन बेटा, है ऑप्शन, यस है। 10th क्वेश्चन। In a circle with radius 21 centimeter, an arc subtends an angle 60 degree at the center. Find the length of the arc. ओहो, इतना इजी। सर्कल, ठीक है, जिसमें आपको रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, सेंटर दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको कह रहे हैं कि ये जो आर्क है ना, ठीक है, इसका लेंथ निकालो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू पाई r थीटा अपॉन 180, सिंपल।
तो L इक्वल्स टू पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 21, थीटा की जगह 60 अपॉन में 120, 180, 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 7 7 कैंसिल आउट, तो कितना बच गया 22 सेंटीमीटर। ओके, यस, इन द ऑप्शन इट इज़ गिवन। डन, ठीक है। चलो 11th क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 2 क्यूब्स इज 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2 क्यूब हैं, ओके, 2 क्यूब हैं और उनका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ईच ही है ना, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड बाय ज्वाइनिंग दीज 2 क्यूब फेस टू फेस इज डैश। देखो, ये एक क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, ठीक है, तो हमें इसका टीए से निकालना है और ये जब दोनों क्यूब आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये क्यूबॉइड का शेप दे रहा है ना, तो हमें क्यूबॉइड का टीए से निकालना है। अब टीए से के लिए हम लोगों को चाहिए होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, बहुत सीधी सी बात है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब से पहले हम लोग ना लेंथ निकाल देते हैं, समझना अभी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एल क्यूब इज़ 27, एल इज इक्वल्स टू 27 का क्यूब रूट, तो एल इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। चलो ये तो आ गया। अब आप देख लो, अब आप देखो, क्यूब में सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बस समझ में आई, ठीक है, तो ये भी 3, ये भी 3 और जो इसका हाइट बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे बना दूँ, ठीक है, ऐसे करके ये हाइट बना लेती हूँ मैं, है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 3, तो LBH33 है क्यूब के अंदर। जब मैं 2 क्यूब को ज्वाइन करूँगी बेटा, तो ये और ये 3 मिलाकर तो कितना हो जाएगा 6। ब्रेथ उतनी की उतनी है, हाइट उतनी की उतनी है, बट लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया। सो इन क्यूबॉइड लेंथ क्या हो जाएगा 3 + 3 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ उतना का उतना ही रहेगा 3 और हाइट उतना का उतना ही रहेगा 3। बात समझ में आई ना, ये फिगर समझ में आया आपको, ठीक है, ये क्यूब है, ओके। अब अगर 2 क्यूब आप ज्वाइन कर ले, जैसे मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा हमारा फिगर। तो ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो मिलाकर 3 3, ये ब्रेथ है, ठीक है, ये भी ब्रेथ ही है और ये हाइट है। अब हाइट में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, ब्रेथ में नहीं आ रहा, बट जब आप ज्वाइन करो तो ये दोनों में बदलाव आ जा रहा है, ये मिला के 6 हो जा रहा है, तो लेंथ कितना हो गया 6 हो गया, दैट्स इट। अब आपको लगाना है इसका टीए से, ठीक है, टीए से क्या होता है 2LB + BH + HL, ठीक है। सो 2L की जगह 6 × 3 प्लस B की जगह पर 3, H की जगह पर 3 प्लस 3 × 6। सो 2 6 3 ज़ा 18 प्लस 9 प्लस 18, ओके, 18 + 18 कितना हो जाएगा 36, 36 + 9 कितना हो जाएगा 45, 45 × 2 90, ओके, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए टीए से, यस 90, ओके। नाउ 12th, okay, let me turn the page. In usual notations, L is 70, H is 15, F1 is 12, F0 is 3 and F2 is 6. Find mode. Okay, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H, है ना। तो Z इक्वल्स टू L की जगह पर 70, F1 12 - 3, 2 F1 की जगह पर 12 - 3 - 6 × H की जगह पर 15, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ हम लोगों ने वैल्यूज़ फॉर्मूला में अप्लाई कर दी, कुछ और ख़ास किया नहीं है हम लोगों ने। तो Z इज इक्वल्स टू 70 + 12 - 3 9, ओके, 2 × 12 24 -3 + 6 9 × 15। तो 70 + 9, 24 में से 9 चला गया तो 15 बचेगा × 15।
15 15 कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 70 + 9, तो z कितना है बच्चा 79। ओके, सो हियर इज द ऑप्शन 79। नाउ 13th क्वेश्चन। ओके, state whether the following statements are true and false. If P is greater than A, if P of A is greater than P of B, then P of not A is less than P of not B. हाँ सही बात है, ठीक है। कैसे, देखो ये कह रहा है कि 2 इवेंट है, ठीक है। समझो, एग्जाम्पल दूँ, चलो एग्जाम्पल देके समझा दूँ मैं आपको। समझो कि P of A, अच्छा 2 इवेंट का प्लस तो 1 होता है, इतना तो क्लियर है अपने को। A की वैल्यू B से ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ये देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाता है, समझो मैं इसको 0.6 ले लेती हूँ और P ऑफ B में ले लेती हूँ 0.4। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि A की प्रोबेबिलिटी B से ज़्यादा है, तो मैंने वो सपोज कर लिया, ठीक है। तो अब हमें ये पता है ना कि वो जो प्रोबेबिलिटी होती है और जो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है उनका प्लस हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ये देखें तो ये हो गया 0.6 प्लस P ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब A बार, तो A बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4, मतलब कि P ऑफ A बार 0.4 आया, तो P ऑफ B बार ऐसे निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0.6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी जो इवेंट अक्कर हो रहे हैं, ठीक है, अगर उस हिसाब से ये अपन ले रहे हैं तो उनका जो नॉट होगा, है ना, उनका जो नॉट होगा वो क्या हो जा रहा है, देखो आपके सामने ग्रेटर हो रहा है P ऑफ A से। तो इसके लिए दैट मीन्स P ऑफ A नॉट इज लेस देन P ऑफ B, तो इट्स ट्रू, ठीक है बच्चा, क्लियर। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आपको बिना एग्जाम्पल के थ्रू भी करवा सकती हूँ। देखो ये बात सीखने की है, समझ रहे हो बेटा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने मेथड कर लिया वही फुल प्रूफ मेथड है। आपके पास 2-3 चीज़ों का ऑप्शन होना चाहिए था कि एग्ज़ाम में आपके पास जब सम आए तो यू वुड बी एबल टू थिंक रैशनली कि हाँ भाई ऐसे भी हम सम्स कर सकते हैं। तो देखो जैसे कि आपको कहा गया है कि P ऑफ A इज़ ग्रेटर देन P ऑफ B, ये बोला गया ना, ठीक है। अब इसको मैं बिना एग्जाम्पल के थ्रू आपको कैसे सॉल्व करते वही बता रही हूँ मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि आपको थोड़ा सा समझ में आए नंबर्स को लेकर, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। अब जैसे मैंने कहा कि हमें पता है P ऑफ A और P ऑफ A बार इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि P ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A बार लिख सकते हैं, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं ना। अब इसकी जगह पे मैं वही लिख दूँगी 1 माइनस P ऑफ A बार। अब सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा 1 माइनस B बार, ठीक है। 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस A बार इज़ ग्रेटर देन माइनस B बार। अब माइनस साइन में साइन जो है वो चेंज हो जाती है, जब मैं माइनस साइन हटते हैं ना, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाती है, तो ये साइन कट जाएगी और ये जो साइन है वो बदल जाती है, तो क्या हो गया लेस देन, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या आया, हमारा आंसर आ गया। तो ये भी एक तरीका है आपको सॉल्व करने का। नाउ बच्चों 14th नंबर, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5y + 7 = 37 इज़ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस का पैरेलल है, वो हमें चेकआउट करना है। तो यहाँ पे y के लिए पहले निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 5y = 37 - 7, तो 5y = 30, तो y = 30/5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। अब अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करूँ, ओके, यहाँ पे पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप x की वैल्यू कुछ भी लोगे आपको y तो 6 ही मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि x यहाँ पे 0 है। अगर मैं इस इक्वेशन को, देखो ये वाली इक्वेशन बनी मेरी, अगर मैं इसको ax + by + c के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो x तो मेरे पास है ही नहीं, मतलब कि मुझे यहाँ पे x की जगह क्या लिखना पड़ जाएगा, यहाँ पे मतलब a की जगह क्या होगा 0। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को इस तरीके से बनाना है तो क्या हो जाएगा 0x +
5y इज इक्वल्स टू 30। बात समझ में आई ना? तो मेरी इक्वेशन जनरल इक्वेशन की तरह अगर मैं इसको बनाती हूँ तो हो जाएगा 0x प्लस 5y इक्वल्स टू 30। अब आप खुद सोचो, 0 के साथ आप कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा ना। मैंने x को 1 रख दिया, 1 इंटू 0 0। मैंने x को 2 रख दिया, 2 इंटू 0 0। x को 3 रख दिया, 3 इंटू 0 0। मतलब कि मैं x की कोई भी वैल्यू लूँ तो वो तो 0 ही होने वाली है, क्योंकि x के साथ 0 है, बिकॉज द टर्म इज़ नॉट अवेलेबल। तो y की वैल्यू हर बार क्या आ जाएगी? 6 ही आएगी। तो अगर मैं इसको प्लॉट करती हूँ यहाँ पर, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, और समझो कि ये 6 है, ये y की वैल्यू में 6 है, ठीक है। ये 0, ये x का 1 2 3 4, तो x के 0 में 6, x के 1 में 6, x के 2 में 6, x के 3 में 6। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ बेटा इस वाली लाइन को, तो ये लाइन तो x एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना, और ये लोग तो हमें कह रहे हैं कि भैया हमारी जो लाइन आएगी वो y एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो ये आंसर है फॉल्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे देती हूँ, और वो ये है कि अगर आपके इक्वेशन में जो भी वेरिएबल मिसिंग है हमेशा लाइन उसके पैरेलल आती है। समझे मैंने क्या बोला? आपके इक्वेशन में जो भी वेरिएबल मिसिंग है उसकी जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उसी वेरिएबल के पैरेलल आएगी। यहाँ पे x मिसिंग था ना, है ना, यहाँ पे x वेरिएबल तो था ही नहीं, तो इसके लिए लाइन किसके पैरेलल आई? x के आई। अगर यहाँ पे x होता मतलब कि y मिसिंग, तो लाइन किसके पैरेलल आएगी? y के पैरेलल आएगी। बात समझ में आई अच्छे से, है ना? ये मैंने आपको पहले समझाया, मैं आपको डायरेक्टली टिप देती आप समझ नहीं पाते, तो पहले मैंने आपको ये चीज़ पूरी समझाई है, ठीक है। इसको समझे आप, उसके बाद इस चीज़ को नोट डाउन करके रख दीजिए कि इक्वेशन के अंदर whatever the variable is missing, the line is always parallel to that variable only. Okay. In quadratic equation या quadratic polynomial equation, जो भी लिख दो, और इक्वेशन, ठीक है, if any variable is missing in equation, okay, either x or y, the line of equation is always parallel to that missing variable, ठीक है। तो मिसिंग वेरिएबल के पैरेलल होगी। अभी मैंने नोट लिखा, अब अपने शब्दों में इसको अपने हिसाब से बयान कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए, ठीक है। ओके, अब चलते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। The roots of the quadratic equation x square minus 7x plus 2 equals to 0। अच्छा एक मिनट ना बच्चा, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, इन क्वाड्रेटिक लिखा है मैंने, क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर, ठीक है, सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल और इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन कैसी है, ax प्लस by प्लस c है ना, लीनियर है ना, ये 1 1 है, ठीक है। मैंने गलती से क्वाड्रेटिक लिख दिया, सॉरी, यहाँ लीनियर। ओके, नाउ इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये उसके रूट से वो चेकआउट कर लेना है। ओके, तो कर लेते हैं हम लोग चेकआउट। इसके अंदर देखो, चेक करने का हमारे पास तरीका है यहाँ पर कि हम लोग x की जगह पे 3 एक बार लगा दें, देखते हैं आंसर 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, और 4 लगा दें, आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेकआउट कर सकते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, इसको आप मिडल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व कर लो, जो उसका आंसर आता है वो इसके साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा वो भी है। जैसे कि मैं थोड़ा सा ये वाला कर लेती हूँ कि x3 है और x4 है, चेक कर लेते हैं ना। तो 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 3 स्क्वायर 9, ये कितना हो गया -21 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, 21 में से 9 जाएंगे तो -12 प्लस 12 0, हाँ यहाँ पे 0 आया तो 3 इज़ द रूट। 4 चेकआउट कर लेते हैं, x की जगह पे 4 रख दिया, -4 प्लस 12, 16 -4 28 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 16 28 में से जाएगा तो -12 प्लस 12 इक्वल टू 0, दोनों में आंसर 0 आया ना, तो आंसर आएगा ट्रू, ठीक है, कि हाँ वो उसके रूट्स हैं।
और एल्स आप स्प्लिटिंग टर्म से इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 - 7 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 7। ओके, पहले समझा लेती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन दिखा आपको? हाँ, ना देखो, ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, -7, एक पॉइंट है 3, -7। समझो ये पॉइंट 3 है और ये y की पॉइंट -7 है, ठीक है। तो ये वाला मिलाकर अपने को मिलेगा 3, -7। ओके, फ्रॉम द y एक्सिस इज 7। ये जो पॉइंट है इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है वो बोल रहा है कि 7 है। अब आप खुद देखो, y एक्सिस मतलब कि ये वाला डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस अगर आप इसके साथ कंपेयर करो तो कितना जा रहा है? 3। तो कितना डिस्टेंस है? 3, जबकि ये कितना कह रहा है? 7। तो आंसर इज फॉल्स। डन ना बच्चों। 17th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। द एरिया ऑफ द 3 एडजॉइनिंग फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर x, y एंड z। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, देखो ये आप देख रहे हैं फिगर, ये क्यूबॉइड का शेप है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि द एरिया ऑफ द 3 एडजॉइनिंग फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर x, y एंड z। आप अगर ये वाला फेस देखो, ठीक है, तो ये वाला फेस देखो। अब जैसे मैं इसको लेंथ मान लेती हूँ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब ये लेंथ है, तो अगर मुझे कुछ देखना नहीं, मेरे लिए ये ऊपर वाला अगर मुझे एरिया निकालना हो ऊपर वाले चेहरे का, तो मैं लेंथ इंटू ब्रेथ कर लूँ, बिकॉज मुझे साफ साफ रेक्टेंगल नज़र आ रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि इसका एरिया L इंटू बी। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है? द एरिया ऑफ द 3 एडजॉइनिंग फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड आर x, y एंड z। तो इसका जो एरिया है इसको मैं x मान लूँ, इसके एरिया की वैल्यू x मान लूँ। तो ये इसका एरिया किससे निकाला मैंने? L इंटू बी करके। दैट मीन्स कि L इंटू बी मुझे क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बगल वाला फेस ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसके लिए आप देखो तो ये लेंथ हो गया और ये हाइट है, ठीक है। ये लेंथ है और ये हाइट है। तो लेंथ और हाइट वाले जो चेहरा है इसका एरिया मुझे लेंथ और हाइट से मिलेगा, और इसका वैल्यू मैं y मान लेती हूँ। तो लेंथ इंटू हाइट इज़ y, तो L इंटू एच इज़ y, ठीक है। ओके, अब ये हो गया। अब ये वाला चेहरा, ओके दिख रहा है ऐसे। अब ये वाला चेहरा, तो आप इसको देख लो, तो ये ब्रेथ और ये क्या हो गया? हाइट। अब ये ब्रेथ इंटू हाइट वाला जो चेहरा है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं? एरिया z। ओके, तो ब्रेथ इंटू हाइट क्या हो गया? z। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर हम नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वो होता क्या है? वो होता है L इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है, और तो क्या फॉर्मूला होता है ना। ओके, अब यही चीज़ मैं इनके साथ भी करूँगी, मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो देखना यहाँ पर L इंटू बी इंटू L इंटू एच इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, इनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x, y और z। L कितनी बार है बेटा? 2 बार। B कितनी बार है? 2 बार। और H कितनी बार है? 2 बार। तो L B H का होल स्क्वायर कर दूं तो x, y, z आ गया। तो L B H इज इक्वल टू ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो x, y, z अंडर रूट। अच्छा, मैंने क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, मतलब कि L B H हुआ ना, तो ये L B H को मैं क्या लिख दूँ? वॉल्यूम लिख दूँ। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x, y एंड z, ठीक है। तो ये आपका आंसर। क्लियर हुआ बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18th। If the mean of the observation 45, 55, 53, 32, 63 एंड x, इसका मीन दिया हुआ है 48, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। बहुत आसान है। क्या होता है मीन का फॉर्मूला?
सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 45 प्लस 55 प्लस 53 प्लस 32 प्लस 63 प्लस एक्स होल अपॉन 1 2 3 4 5 6 एक्स एन कितना आया 6। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना है 48। इन सब का प्लस कितना हो जाएगा बेटा, इन सब का प्लस हम लिखेंगे 248। अब x का तो प्लस होगा नहीं बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू, तो प्लस x अपॉन 6। ठीक है, इस 6 को यहाँ पे ले लो, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 248 प्लस एक्स। 48 इंटू 6 हो जाएगा 288। 288 इक्वल्स टू 248 प्लस एक्स। 288 के साथ 248 को माइनस कर दूँ, कितना बचेगा मेरे पास 40 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा 40। ठीक है, नाउ 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 72 एंड 225। ठीक है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 72 एंड 225। 72 और 225, 72 के फैक्टर्स लिखेंगे हम लोग, तो 72 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 236 218 29 3331। 2 कितनी बार आया 3 बार और 3 2 बार। ठीक है, 225 का हम लिख देते हैं 225 3 7 75 3 2 6 15 5 5। तो 3 2 बार आया 5 2 बार आया। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है बेटा पहले तो कॉमन नंबर देख लो, और कॉमन नंबर विद द हाईएस्ट वैल्यू। तो कॉमन नंबर तो 3 का स्क्वायर ही है और दोनों की पावर सेम ही है, तो वो आ गया। और जो अनकॉमन होते हैं वो भी लिख देते हैं, तो एक तो 2 का क्यूब और दूसरा 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 25। ठीक है, तो 9 8 ज़ा होता है 672 इंटू 25। ओके, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इनकी 25। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 1800। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Now, if 3 is one of the roots of the equation x square minus kx plus 36 इक्वल टू 0, अगर एक वैल्यू 3 है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। फाइंड द अदर रूट। इफ़ 3 इज़ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, तो हमें इसका दूसरा रूट निकालना है, तो पहले हमें इसके अंदर k की वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी, उसके बाद हम कर पाएंगे ना। तो k की वैल्यू के लिए हमें 3 को इसके अंदर अप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला है कि x इक्वल्स टू 3 एक रूट है, तो पहले तो हम यहाँ पे x की जगह पर 3 लगा दें ताकि k की वैल्यू मिल जाए हम लोगों को। 9 माइनस 3k प्लस 36 प्लस 9 हमें मिलेगा 45। 45 माइनस 3k इक्वल टू 0। 45 इज इक्वल्स टू 3k। सो 45 अपॉन 3 इक्वल्स टू k, तो k इक्वल्स टू 15। ठीक है, नाउ अब इस इक्वेशन में अप्लाई कर दो, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के की जगह पर 15x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स के हिसाब से सॉल्व आउट कर लेंगे। तो 36 के फैक्टर्स ऐसे बोलो जो आपको 15 दे। तो 36 किस किस में आता है 9 4 ज़ा 36। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर 12 3 ज़ा 36। 12 प्लस 3 15 मिल जाएगा हम लोगों को। ओके, तो ये फैक्टर सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0। सो x माइनस 12 माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट, x माइनस 3 दूसरा ब्रैकेट, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 12, और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 विच एम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3। अब x इक्वल टू 3 तो इन लोगों ने हमें पहले ही दिया हुआ है, मतलब कि दूसरा रूट क्या है x इक्वल्स टू 12। सो
thus other root is 12. ठीक है, डन. नाउ नेक्स्ट 21 क्वेश्चन. ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग करना है हमें इसके अंदर. ओके, देखिए, सो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला है जिसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला है जिसका आंसर होता है -d/a. ठीक है, तो 21 का आंसर क्या आया? सी. डन. दूसरा 22 क्या है? ओके, अब इसका जो फॉर्मूला रहेगा, मैंने फॉर्मूला की लिस्ट आपको जब बताई थी तब मैंने आपको समझाया था. अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा प्लस इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा. ठीक है, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास c/a. दैट मीन्स कि 22 जो है वो बी ऑप्शन में जाता है. ठीक है, ओके. 23 sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा. फॉर्मूला ही है ये, मतलब कि 23 का बी एंड 24 cosec स्क्वायर थीटा -1 इज cot स्क्वायर थीटा, तो 24 का ए. ठीक है, सो बच्चे पट्टी यहाँ पे हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन. कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा. एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो जाए. एंड विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड ट्राइड कि भाई जहाँ जहाँ पे मुझे आपको टिप ट्रिक्स देनी हो मैं आपको देती जाऊँ ताकि आपके लिए ईजी रहे. तो चलो बच्चा, अब ये मिलेंगे हम नेक्स्ट पेपर के साथ या नेक्स्ट पेपर के सेक्शन के साथ. अब तब तक अच्छे से स्टडी कीजिए एंड हैप्पी उत्तरायण टू एवरीवन. चलिए बच्चों, आज उत्तरायण है तो मुझे पता है स्टडी थोड़ी कम होगी, बट देन टू मैंने आपको एक पेपर दे दिया कि अगर आप थोड़ा सा भी स्टडी करते हैं तो एक पेपर तो आपका सॉल्व हो जाए, एक सेक्शन सॉल्व हो जाए आपका. तो ठीक है बच्चों, अब ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. कीप टिल देन कीप स्टडी, एंजॉय उत्तरायण, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.